हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का सवाल वेक्टर चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.1 ये वेक्टर जो है जेईई मेंस के सिलेबस में है। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स बोर्ड में भी है। जितने भी बोर्ड्स हैं, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में इससे सवाल आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर फिजिक्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है और इस पर प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं। मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का ही विषय होता है। वैसे कहा जाता है ना, विद्या ददाति विनिमय, ओ सॉरी, अभ्यासे विद्या भवति। अभ्यास से ही विद्या आती है, तो आपको अभ्यास करना चाहिए। जहाँ से भी सवाल मिले, जिस बुक का भी सवाल हो, आपको सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को सॉल्व करेंगे, उतना ही आप उस सब्जेक्ट में अपनी पकड़ को मजबूत कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस विथ मी, आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का ये सवाल। अगर कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो देखो, एक्सरसाइज 10.1 और ये वेक्टर्स के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैंने अपने वीडियो में अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसको और भी अच्छी तरह से समझें, तो मेरा जो वीडियो बना हुआ है वेक्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, तो इन सब वीडियो को आप वहाँ पे देख सकते हैं और उससे आप जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज है वेक्टर्स का और 3D ज्योमेट्री का, उसको हम लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी का जितना भी सवाल है सब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1, एनसीईआरटी। बच्चों, इसमें जो है इसमें कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहला जो सवाल है, ये कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली a displacement of 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये सवाल है, इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन ये दिया हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री का एंगल बनाना है आपको ईस्ट की तरफ। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, सॉरी, ये आपका वेस्ट हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ये मान लो बच्चों ये ओरिजिन है 40 किलोमीटर। तो इसमें क्या करना, 40 किलोमीटर
ये लाइन है और यहाँ से ये एंगल ऐसे बनेगा 30 डिग्री। नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ऐसे एंगल बनेगा। तो ये आपका इसका मैग्नीट्यूड हो गया 40 किलोमीटर। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट जो है 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का, ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट, मतलब आपको एंगल ऐसे बनाना है, ईस्ट से ऐसे नहीं बनाना है, यहाँ से एंगल नहीं बनाना है आपको, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डायरेक्ट बनाना है। अगर यहाँ पे रहता नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो आपको ईस्ट से ऐसे एंगल बनाना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐसे बनता, ये 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता। तो बच्चों ये पहला सवाल का आंसर हो गया। ग्राफ तो बनाना आप लोग जानते ही हैं। अब इसमें जो है आपको कुछ स्केल लिया जाता है, ठीक है। तो 40 किलोमीटर को हम लोग स्केल पे रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड सवाल है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। अब स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये फर्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला कह रहा है 10 किलोग्राम। बच्चों सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? स्केलर। ये क्या हो गया? स्केलर। सेकंड, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर। ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। तीसरा, 40 डिग्री, ये आपका क्या हो गया? स्केलर। ये स्केलर हो गया। चौथा, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 40 वाट, 40 वाट, ये भी आपका स्केलर हो गया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये भी आपका स्केलर हो गया क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड है। 6 में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपका हो गया वेक्टर। तो इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में दिया है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड बेटा ये होता है आपको स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता। सेकेंड में है डिस्टेंस, डिस्टेंस ये भी आपका स्केलर है। थर्ड में है फोर्स, फोर्स वेक्टर होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या हो गया? वेक्टर, ठीक है। पांचवा, वर्क डन, वर्क डन क्या है? स्केलर। ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी।
क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द। बच्चों ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक स्क्वायर है। ये है वेक्टर डी, ये वेक्टर डी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। तो आपको बताना है फर्स्ट में को इनिशियल वेक्टर। इसमें को इनिशियल का मतलब क्या होता है? जिस वेक्टर का दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उसको हम लोग को इनिशियल या इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो देखो ये वेक्टर ये दोनों यहां से उत्पन्न हो रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है। दो वेक्टर का अगर स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इस तरह से ऐसे ऐसे, तो ये तीनों वेक्टर क्या हो जाएगा? को इनिशियल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सा? को इनिशियल वेक्टर हो गया ए और डी, वेक्टर ए और वेक्टर डी। दूसरा में कह रहा है आपको इक्वल वेक्टर कौन सा है? इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होता है। डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो इसमें इक्वल वेक्टर कौन कौन सा होगा? देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है। तो इक्वल वेक्टर आपका हो गया और बी। तीसरा है बच्चों इसमें कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब कौन कौन सा ऐसा है जो है लेकिन इक्वल नहीं है? कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? जो पैरेलल वेक्टर्स को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका चाहे जो भी हो, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो दो वेक्टर्स जो पैरेलल है उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो बच्चों देखो ये वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर सी का डायरेक्शन इधर है, और उसके बाद फिर कह रहा है इक्वल नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्शन इसका अपोजिट है। ठीक है, तो इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी ये कोलिनियर है लेकिन ये वेक्टर क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इसमें कह रहा है वेक्टर ए, ये वेक्टर एंड माइनस ये वेक्टर आर कोलिनियर। बच्चों कह रहा है ये वेक्टर कोलिनियर है। ठीक है, ये वेक्टर का डायरेक्शन आपको ऐसे दिया हुआ है, ये वेक्टर क्या होगा? इसका उल्टा है। नेगेटिव का साइन बता रहा है कि दोनों उल्टा है। ये दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है। तो ये कोलिनियर होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा आपका ट्रू। सेकेंड कह रहा टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, ऐसी बात नहीं है बेटा। कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल हो ऐसी बात नहीं है। ये भी आपको कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होना जरूरी नहीं, ये तीनों आपका कोलिनियर वेक्टर्स है। तो ये आपको फॉल्स है। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये भी गलत है। दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है
वो कोलिनियर होगा, ऐसी बात नहीं है। ये वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या ये कोलिनियर है? क्या ये कोलिनियर है? नहीं है, क्योंकि ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कह रहा दो कोलिनियर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो वो आपको इक्वल वेक्टर्स, नहीं, गलत है। दो कोलिनियर वेक्टर्स, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। बच्चों ये एक्सरसाइज 10.1 था जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं 10.2। एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सवाल को भी करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 पहला क्वेश्चन है, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो बच्चों इस मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? मैग्नीट्यूड को मोड के अंदर लिखा जाता है वेक्टर को। अगर कोई वेक्टर आपको दिया हुआ इस तरह से एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मोड ऑफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो बच्चों रूट अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3। ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया। फिर कह रहा है बी, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k। तो इसका मोड निकालो। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंदर 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये x, ये हो जाएगा माइनस, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसका जो है 4 49 और 9 कितना हो जाएगा? 9 9 18 18 4 22 का 2 और 4 1 6, ये हो गया अंडर रूट 62। फिर वेक्टर सी है, वन बटा रूट 3i 1 बटा रूट 3j 1 बटा रूट 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जगह रूट अंदर का स्क्वायर स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर, तो जगह 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 3/3 यानी हो गया 1। ये आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। Write two different vectors having same magnitude। दो डिफरेंट वेक्टर्स को लिखना है
जिसका मैग्नीट्यूड सेम है। ये तो आपको एग्जाम्पल देना है। दो डिफरेंट वेक्टर्स, मान लो कि वेक्टर ए है, ये आपको आई वाई आई है, जे है, प्लस के है। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेकिन टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो यहाँ बी वेक्टर्स को लिख सकते हैं माइनस आई माइनस जे प्लस के। बच्चों ये दोनों का मैग्नीट्यूड आपको सेम होगा। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल देना है। इसी तरह से 3 में एग्जाम्पल देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x and y so that 2i plus 3j are equal। कह रहा 2i प्लस 3j और xi प्लस yj। कह रहा ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होगा? जब i का कोएफिशिएंट और j का कोएफिशिएंट दोनों अगर सेम होगा तब ये वेक्टर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होगा? जब x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर with initial point 21 and terminal point -57। एक वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं P। टू वन, और ये फाइनल पॉइंट आपको दिया हुआ है -57। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इस वेक्टर को हम लोग कैसे लिखते हैं? पी क्यू इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करना, -5 - 2 आई प्लस 6j। बच्चों अगर दो पॉइंट आपको दिया हुआ है तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे पी क्यू, और पी क्यू बराबर फिर क्या लेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये वाला कंपोनेंट मिलेगा आई का कोएफिशिएंट, और इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको जे का कोएफिशिएंट मिलेगा। तो इसमें कह रहा है स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट है। स्केलर कंपोनेंट आपका -7 और 6 हो गया, वेक्टर कंपोनेंट आपका -7i और 6j हो गया। ये पूरा आपको वेक्टर कंपोनेंट है। ठीक है, -7i और 6j ये दोनों वेक्टर कंपोनेंट है, और इसको बोला था स्केलर कंपोनेंट। तो -7 और 6 ये दोनों आपका क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट। फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वेक्टर का सम फाइंड करना है। वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। वेक्टर ए आपको दिया हुआ है आई -2j प्लस के, फिर प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस सी दिया हुआ है i
6j -7k। जो सवाल में दिया हुआ है वेक्टर ए आपको इतना दिया हुआ है, वेक्टर बी आपको इतना दिया हुआ है, वेक्टर सी आपको इतना दिया हुआ है, कह रहा है सबको प्लस करो, सबका सम निकालना है। तो यहाँ आई, यहाँ -2i और यहाँ आई। तो आई में आई को जोड़ेंगे 2i हो जाएगा, 2i में 2i माइनस हो गया तो 0 हो गया, मतलब आई का कंपोनेंट खत्म हो गया। ठीक है, फिर -2j, 4j और -6j, तो ये -6 और -2 8 हो जाएगा, और फिर 4 इसमें घट जाएगा, तो बच्चों ये हो गया -4j। फिर k 5k, तो यह 6k में से 7k घटा देंगे तो हो गया -k। ये सम आपका निकल गया। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें वेक्टर दिया हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना। ये वेक्टर है, यह वेक्टर आपको दिया हुआ i प्लस j प्लस 2k। अब बच्चों यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप लिखते हैं एक कैप। तो एक कैप बराबर होता है वेक्टर बट्टा मोड ऑफ ये यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप इक्वल टू वेक्टर और वेक्टर का बटा में मोड। तो इसको हम लोग जब यूनिट वेक्टर लिखेंगे ए, तो लिखेंगे वेक्टर ए और फिर इसका मोड मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हो गया i प्लस j प्लस 2k, फिर इसका मोड लिखेंगे तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। बच्चे ये हो गया i प्लस j प्लस 2k, बटा में 2 दूनी 4, एक 5 एक 6, रूट अंदर 6। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 1/√6i 1/√6j 2/√6k। बच्चों ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। तो हम यूनिट वेक्टर इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। PQ के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ये आपको दिया गया है, ये P है, ये Q है। P पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, और Q जो दिया हुआ है 4 5 6। और वेक्टर PQ फाइंड करो। तो वेक्टर PQ को हम लोग लिखेंगे 4 में से घटा दो 3i, 5 में से 2 घटा दो 3j, 6 में से 3 घटा दो 3k। बच्चों ये वेक्टर PQ निकल गया, ठीक है। ये 4 5 जो 6 है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के भी, Q का पोजीशन वेक्टर के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 4i 5j प्लस 6k, ये आपका Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ऑरिजिन से, ठीक है। मान लो यहाँ पे ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से इसी वेक्टर बनेगा इस तरह से OQ, ठीक है। तो OQ को हम लोग Q का पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, और OQ को इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से OP जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे देखो ये तो हो गया आपको OQ, और उसी तरह से लिखेंगे OP। तो OP के लिखेंगे तो i प्लस
2j प्लस 3k। बच्चों ये जो है p का पोजीशन वेक्टर हो गया और ये q का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो जब भी pq आपको निकालना है, pq आपको निकालना है तो लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ऐसे लिखा जाता है। पोजीशन वेक्टर ऑफ q, पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। तो जब इस तरह से निकालेंगे तो भी आपको इतना ही आएगा। ठीक है, अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना, तो यूनिट वेक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर और बट्टा में फिर इसका लिखेंगे मोड। तो हो गया 3i 3j प्लस 3k, अब बट्टा में इसका मोड, तो 9 प्लस 9 प्लस 9। बच्चों यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं तो i प्लस j प्लस k, यहाँ से 3 3, ये आपका हो जाएगा 3√3, 3 3 कैंसिल हो गया, तो 1/√3i 1/√3j और 1/√3k, ये आपका यूनिट वेक्टर निकल गया। PQ के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका ये वाला निकल गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें वेक्टर आपको दिया हुआ है ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो ए प्लस बी पहले फाइंड करेंगे, ए प्लस बी। ए आपका इसमें दिया हुआ है 2i ये वेक्टर ए आपको गिवन है इतना, वेक्टर बी आपको गिवन है इतना, करें ए प्लस बी। ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, मतलब ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, तो यहाँ देखो 2i में से i माइनस हो गया i, फिर ये माइनस जे प्लस जे थे तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2k में से k, बच्चों ये हो गया। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इसको मान लो कि ये आपको c है, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा c कैप, तो हो जाएगा c बट्टा में मॉड c, तो c है i प्लस k और इसका मोड लिखेंगे 1² प्लस 1², तो i प्लस k और बटा में हो जाएगा √2। बच्चों हो गया 1/√2i प्लस 1/√2k। तो ये आपका आंसर आ गया, ए प्लस बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आपको इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i minus j plus 2k which has magnitude 8 यूनिट। चीज पे आपको ध्यान देना है, जब भी आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, और वेक्टर फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो वेक्टर दिया हुआ उसके आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो और उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो वेक्टर आपको मिल जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड आपको 10 है, तो इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे।
वेक्टर को एनसीईआरटी में इस तरह से डिनोट किया है, एक के पावर बार दिया हुआ, लाइन बार। अब इस यूनिट वेक्टर को हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों ये आपका वेक्टर निकल जाएगा। तो यहाँ पे वेक्टर जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 5i माइनस जे प्लस 2k। क्वेश्चन नंबर 10, इस वेक्टर को मान लेते हैं ए। 5i माइनस जे प्लस 2k। तो कह रहा फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको 8 गिवन है। ठीक है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है। मान लो बच्चों कि ये वेक्टर आपको इस तरह से गिवन है, ये वेक्टर ए हो गया। ठीक है, अब एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ, तो ये इस वेक्टर को आपको फाइंड करना। तो इसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उस यूनिट वेक्टर को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फिर वो वेक्टर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। वेक्टर बाई इसका मोड, तो वेक्टर हो गया आपको 5i माइनस जे प्लस 2k। फिर इसका मोड, तो 5×5 = 25, यहाँ -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बच्चों आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k, ये हो गया 25 और ये हो गया √30, 30 हो गया। तो ये वेक्टर हो गया 5/√30 माइनस 1/√30j i प्लस 2/√k। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, रिक्वायर्ड वेक्टर वो हो जाएगा 8 इंटू यूनिट वेक्टर, मतलब 8 से इसको मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 40/√30i माइनस 8/√30j प्लस 16/√90। तो ये बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर निकल गया। Question number 11. Show that the vectors are collinear. क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि ये वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर। शो करना है कि ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर वेक्टर जो होता है, जैसे मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर, अभी दोनों में एक रिलेशन होता है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर लैम्डा ए।
ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से हम इस दोनों को एक्सप्रेस कर पाते हैं तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, या फिर ए बराबर लैम्डा बी। अब लैम्डा कोई स्केलर क्वांटिटी है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए हम इस वेक्टर को क्या करेंगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो b बराबर लैम्डा a हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस दोनों वेक्टर को इस तरह का रिलेशन में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएगा। इस वेक्टर्स को मान लो a और इस वेक्टर्स को मान लो b। अब देखो क्या होता है, ये जो वेक्टर है इसमें से अगर हम दो कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2i -3j +4k। तो बच्चों यहाँ आप देखो b इक्वल टू हो गया -2 और ये किसके बराबर है, ये a के बराबर है, तो ये आपको इतना आ गया। ठीक है, तो b बराबर -2a, मतलब -2 क्या है, लैम्डा के बराबर है, तो ये आपको कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। तो ए और बी आपका कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि बी को हम लोग ए के टर्म में माइनस ये लैम्डा क्या है, लैम्डा आपका -2 के बराबर है। ठीक है, तो हम वेक्टर को अगर बी बराबर लैम्डा इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर्स हो जाता है। तो कोई भी दो वेक्टर्स को अगर हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है। तो ये आपका कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, एक सवाल और हम लोग देखते हैं, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स i प्लस 2j प्लस 3k। बच्चों मान लो ये वेक्टर a है, अब इसका कह रहा है डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करो। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, मान लो कोई वेक्टर है x y z, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, y के साथ बीटा बनाता है और इसके साथ गामा बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स, और इसका हम लोग कॉस लेते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइंस। अब एल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कॉस अल्फा लिखते हैं, एम को हम लोग लिखते हैं कॉस बीटा और इसको हम लोग लिखते हैं एन कॉस गामा। तो यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। ठीक है, अब डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज कोई भी वेक्टर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो जो कॉफिशिएंट है, जो स्केलर कंपोनेंट है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, तो इसको बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। तो ये जो स्केलर कंपोनेंट है बच्चों, इसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन रेशियो जो है वो है 1 2 3, ये डायरेक्शन रेशियोज है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1, इसको लिखो 1 बटा और फिर लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 बटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, फिर लिखेंगे 3 बटा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो हो गया 1 बाई रूट
3 तिया 9, 2 9 4 13, 1 14, फिर 2/√14, 3/√14। तो बच्चों ये आपका डायरेक्शन कोसाइंस निकल गया। तो डायरेक्शन रेशियोज अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस हम लोग इस तरह से निकाल लेते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग 10.1 और 10.2 के 10.1 तो खत्म हो गया, इसके बाद 10.2 का जो है ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए 12 तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक। बाकी जो सवाल है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे, तो आप इसको देखते रहना, ठीक है। इसको देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।